आज की हमारी नेक्स्ट ग्रंथि है वृषण। इससे पहले हम सफलतापूर्वक 8 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारी ये 9th ग्लैंड है वृषण, जो कि नर में होती है। बस ये याद रखना। अभी तक जितनी भी ग्रंथियाँ पढ़ी है वो मेल और फीमेल दोनों में थी, मेल और फीमेल दोनों में ही थी। बट अब यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया, जो ये वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो नरों में पाए जाते हैं। नर में, मेल में ये साइन है। ये साइन इसलिए मैं याद करवा रही हूँ क्योंकि जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, आनुवंशिकी पढ़ेंगे ना, तो इन साइंस में ही बात होती है कि नर का साइन ये है और मादा का साइन ये है। ये इन्हीं साइन में ही बात होती है। वहाँ पे बार बार में नर मादा नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये है कहाँ, ये जो वृषण है वो है कहाँ भाई? सबकी लोकेशन थी, इतनी ग्रंथियाँ पड़ी भाई, कोई ब्रेन में थी, कोई चेस्ट में थी, कोई अब्डोमेन में थी। ये कहाँ है? ये भी कहीं ना कहीं तो होगी। ये उदर गुहा में है, अब्डोमेन कैविटी में। मतलब ये जैसे मान लीजिए मेल की बॉडी है, वैसे ये है नहीं, ये है नहीं, यहाँ पे इस जगह पे होती है, टांगों के बीच। ठीक है। नेक्स्ट, नर में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होते हैं। मतलब कि एक चेम्बर होता है, एक चैम्बर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? वृषण होते हैं। इस चैम्बर को बोला जा रहा है यहाँ पे वृषण कोश, स्क्रोटम। और इसे यहाँ पे बोला जा रहा है वृषण, टेस्टिस। ठीक है। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है। मतलब ये जो वृषण है वो लैंगिक लक्षण तो शो करेगा ही। ये लैंगिक अंग है, नर का लैंगिक अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके साथ ही साथ ये हार्मोन भी रिलीज करता है, हार्मोन, हार्मोन का भी स्त्रवण करता है। मतलब कि ये अंग भी है और ये एक प्रकार की ग्रंथि भी है। नेक्स्ट, वृषण शुक्रजनक नलिका और भरण या अंतराली उत्तक का बना होता है। अब ये जो कंप्लीट वृषण है वो 2 तरीके के उत्तक का बना है। एक तो नलिकाएं होती है, ट्यूब्यूल्स, और एक भरण उत्तक होते हैं। सब पढ़ेंगे 1 बाय 1 आगे। लेडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतरनलिकीय स्थानों में उपस्थित होती है। जितना भी नलिकीय रीजन है, जितना भी नलिकीय रीजन है उसमें लेडिंग सेल मिलेगी। यही लेडिंग सेल हार्मोन निकालती है। पहला हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। देखो लिखा हुआ भी है, एंड्रोजन या नर हार्मोन। और दूसरा कौन सा है? टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन निकालेगी। अब जो एंड्रोजन हार्मोन है, जो ये वाला है, ये वाला जो हार्मोन है वो क्या करेगा? वो एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनिकल ट्यूब वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूथ्रा आदि का परिवर्धन करेगा। मतलब कि मैं फिर से एक अच्छे से डायग्राम बना देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया है टेस्टिस, मैंने बनाया है टेस्टिस, ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? वृषण कोश में। वृषण कहाँ मिलेंगे? वृषण कोश में। ठीक है। फिर मैं बनाऊंगी एपिडिडाइमस, ये यहाँ पे आउटर कवरिंग होती है ये। फिर शुक्रवाहिका, ये इस तरह से। फिर सेमेनिक वेसिकल्स, और उसके बाद में क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि मिलेगी। एंड देन ये यूरिथ्रा का निर्माण करेंगे। यहाँ पे ये एक टेस्टिस इस तरफ होता है और एक टेस्टिस इस तरफ होता है। ये भी इसी तरह से ओरिजिनेट होगा ये, और इस तरह से यहाँ पे पेनिस होएगा।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। उधर एब्डोमिनल में होंगे और एक जोड़ी होता है, एक इस साइड और एक इस साइड। ये एपिडिडाइमस से फिर सेमेनिफेरस वेसिकल से, सेमेनिफेरस वेसिकल से फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से, और फिर ये यूथ्रा, ये मूत्र नलिका है आगे जाके। ठीक है, समझ गए। ये इसका निर्माण कराएगा कौन? एंड्रोजन। अब ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मतलब ये जो पेनिस होता है ये एक्साइटेड भी होता है, अपनी सांस लार्ज भी कर सकता है। ठीक है, इसकी जो पेशियाँ होती है वो संकुचित भी होती है और फैलती भी है, ग्रोथ भी होती है। इनमें हेयर्स भी पाए जा सकते हैं। ये जो जहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वाला, वहाँ पे आपको रोम मिलेंगे। जो क्रोधात्मकता होती है, निम्न स्वरमान होता है आवाज़, मतलब कि लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है ना, ये यही हार्मोन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। यही हार्मोन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। फिर बाद में क्या करेगा? शुक्राणु का निर्माण। जो अंडाशय होते हैं उनसे अंड निकलते हैं, और जो वृषण होते हैं उससे शुक्राणु निकलते हैं, क्योंकि ये यही बनाता है। महिलाएं अंडे बनाती हैं और पुरुष शुक्र बनाते हैं। ठीक है। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार को प्रभावित करता है। जो भी टीनेज लाइफ में आने के बाद बॉयज़ की जो बिहेवियर होता है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो हार्मोन है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए भी अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। मतलब कि कुल मिला के जो ये वृषण है वो किस में मिलेगा? नर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उदर भाग में मिलेगा। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ये अंग भी है, ये लैंगिक अंग भी है और एक ग्रंथि भी है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? कौन कौन से उत्तक होते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं जो शुक्राणु बनाएगी, और भरण उत्तक। ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं? इनमें भी क्या पाई जाती हैं? लेडिंग कोशिकाएं। लेडिंग कोशिकाएं क्या करती है? एक तरीके का हार्मोन स्रावित करती हैं, एक तो एंड्रोजन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन। अब एंड्रोजन के यहाँ पे पूरे फंक्शन दिए हुए हैं कि भाई कौन कौन से अंग बनाएगी, कौन कौन से हेयर्स ग्रोथ करेगी, पेशियाँ बनाएगी, क्या करेगी। तो ये था वृषण के बारे में, जो कि नर में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नर में ही मिलेगा। फिर आता है अंडाशय। अंडाशय किससे मिलेगा? ये मिलेगा मादा में। ये किससे मिलेगा? मादा में। ये देखो साइन भी बना रखा है मैंने यहाँ पे, साइन भी है। ओके। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब पढ़ने वाले हैं अंडाशय, जो कि फीमेल्स में है, मादाओं में पाया जाता है। ठीक है। जो वृषण होता है वो नर में पाया जाता है। अब ये हमारी 10वीं ग्रंथि पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 9 ग्रंथियाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अब अंडाशय के बारे में जान लेते हैं। कहाँ मिलेंगे? मादाओं के उदर भाग में। और क्या खास बात है? ये भी एक जोड़ी होती है। वृषण भी एक जोड़ी था, वो भी उदर भाग में ही था। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है। नर में वृषण था, मादा लैंगिक, वो नर लैंगिक अंग। इसमें क्या है? ये मादा लैंगिक अंग है अंडाशय। अच्छा। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान एक अंडे का उत्सर्जन होता है। ठीक है। और आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए। ठीक है। जो अंडाशय है उससे 2 तरीके के हार्मोन निकलते हैं। अभी जब हमने वृषण पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें भी जो लेडिंग कोशिकाएं होती है वो एक एंड्रोजन निकालेगी, एक टेस्टोस्टेरोन निकालेगी। यहाँ पे अंडाशय भी तो हार्मोन निकालेगा, ये भी तो अंग है। अंडाशय अंग भी है, लैंगिक अंग भी है लड़कियों का, और दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो ये क्या करेगी? 2 हार्मोन निकालेगी। पहला कौन सा है? एंड्रोजन। और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एस्ट्रोजन एंड्रोजन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एस्ट्रोजन फीमेल्स और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन। अब क्या होता है? अंडाशय अंडपुटक और भ्रूणत्तक का बना होता है। अच्छा, वृषण किसका बना हुआ था? वो भी तो भ्रूणत्तक का बना हुआ था, और शुक्रजनक नलिकाएं थी। इसमें क्या होगी? इसमें अंडपुटक है पहला, और दूसरा है भ्रूणत्तक। अब एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। जब ये ग्रोथ करती है ना तो यही रिलीज करेगी किसको? एस्ट्रोजन को।
जैसे जैसे ये फॉलिकल ग्रो करेगी, जैसे जैसे ये फॉलिकल ग्रो करेगी, एंड में जाके ये क्या करेगी, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगी, सिक्रीट करेगी। ठीक है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुच्चिकाएं, मतलब ये अंडाशय था, इसमें अंड बन रहा था, ये एग जैसे ही बाहर निकल गया तो अब ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पोर्शन कहलाएगा कार्पस, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। अब ये आगे जाके क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण करेगा, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट। समझ गए कि एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है और प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट कर रहा है। ये एस्ट्रोजन निकल रहा है फॉलिकल से और प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है ये यहाँ से कॉर्पस ल्यूटियम से। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की, जैसे वहाँ पे भी लैंगिक अंग का विकास हो रहा था ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी लैंगिक अंग का विकास होगा। वहाँ बन रहे थे एपिडिडाइमस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा, तो यहाँ पे भी तो कोई ना कोई तो कुछ तो होगा ही। तो लैंगिक अंग की वृद्धि, जो भी लड़कियों के लैंगिक अंग है, फैलोपियन ट्यूब्स है, यूरेथ्रा है, उनकी भी गर्भाशय है, ये बनाएंगे उनको। और क्या करेंगे, फॉलिकल्स को ग्रो करेंगे, ये इनको इनको बनाएंगे, जहाँ से ये लोग निकल रहे हैं वापस जाके इन्हीं को बनाएंगे जाके। और क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन, उच्च आवाज़ मतलब तीखी आवाज़ लड़कों की भारी हो जाती है, स्तन ग्रंथियों का परिवर्तन, ये ब्रेस्ट ग्लैंड। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार को नियामक करता है, जैसे बॉयज़ के बिहेवियर्स हैं, गुस्सा आ जाना, आवाज़ ऊंची हो जाना, वैसे ही लड़कियों के भी बिहेवियर्स होते हैं। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होता है। जैसे प्रसव होगा ना वैसे प्रोजेस्टेरोन हाई अमाउंट में रिलीज होगा और क्या करेगा, दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य कर कि दुग्ध संग्रह कुपिकाओं का निर्माण और दुग्ध स्त्रावण करता है। मतलब ओवरऑल ये जब प्रसव का टाइम आता है, डिलीवरी का टाइम आता है, तब मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। अब मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से होगा, ब्रेस्ट से, ब्रेस्ट से स्तन। तो ये था अंडाशय के बारे में, हमने वृषण पढ़ लिया, हमने अंडाशय पढ़ लिया। अब ये जो दे रखा है, ये हृदय वक्क जठर आंतरिक पथ के हार्मोन, ये क्या है, देखिए इस चैप्टर में सिर्फ यही कवर किया गया है कि जो हमारी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं ना उनके बारे में, कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो हार्मोन का उत्सर्जित करती है। बट ये हार्ट, ये किडनी, ये लोग कोई ग्रंथि थोड़ी ना है, ये तो ऑर्गन है। बट ग्रंथि ना होते हुए भी, ग्रंथि ना होते हुए भी ये हार्मोन रिलीज कर रही है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट पैराग्राफ में इनको दिया गया है कि ये ग्रंथियाँ नहीं है बट ये हार्मोन ज़रूर रिलीज कर रही है। पहले हृदय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये कहाँ से शुरू कर रहा है, हृदय की आलिंद भित्ति द्वारा। हृदय 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है अपने ह्यूमंस के, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। जो आलिंद की जो भित्ति होती है, वॉल होती है, ये एक तरीके का हार्मोन का स्त्रवण करती है। उस हार्मोन का नाम है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। अब ब्लड प्रेशर को कम करेगा, जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तब कम करेगा। और क्या करेगा, और क्या करेगा कि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा वैसे ही ये उसको कम करेगा, जो अपनी रक्त वाहिकाएं हैं उसको विस्तारित करेगा ताकि रक्त दाब कम हो जाए। ठीक है, वृक्क मतलब अपने हार्ट का पढ़ लिया कि भाई हार्ट एक ग्रंथि नहीं है पर फिर भी वो हार्मोन निकालती है। वैसे ही वृक्क, किडनी भी एक ग्रंथि नहीं है बट ये भी हार्मोन निकालती है। अच्छा, किडनी में भी कौन सा भाग, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं। अब जब हम किडनी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर अलग थी, वो लेयर थी एड्रिनल ग्रंथि की, और ग्लोमेरुलर ये अलग है। ये क्या करेगी, इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन को उत्सर्जित करेगी। इरिथ्रोपोएटिन ये क्या करता है, सीधे सीधे जाके
आरबीसी फॉर्मेशन में काम करेगा। देख रहे हो बहुत सारे हार्मोन है जो आरबीसी फॉर्मेशन करवाते हैं, आपको सब याद करने हैं कि कौन कौन से हार्मोन कंट्रीब्यूट करते हैं आरबीसी बनाने में, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो आरबीसी फॉर्म नहीं करता या आरबीसी निर्माण में सहायता नहीं करता। समझ गए। अब नेक्स्ट है जठर आंतरिक पथ। अब ये वाला कौन सा है, आमाशय से रिलेटेड है ये वाला, ये कौन कौन सी हार्मोन को निकालेगा, 4 तरीके के हार्मोन को निकालेगा, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, और चौथा है जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। गैस्ट्रीन पहला वाला क्या करेगा, ये जठर ग्रंथियों के पास जाएगा और क्या करेगा, HCl को और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करेगा। अच्छा ये जो हार्मोन है ये क्यों प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि ये जठर भाग में है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि जठर और आंत्र से रिलेटेड जहाँ पे भी डाइजेशन का काम हो रहा है वहाँ पे ये स्त्रवित होंगे, वहाँ पे इनका स्त्राव होगा खाना पचाने के लिए, चाहे वो पेप्सिनोजन हो, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे काइमोजन हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी तरह की इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ भाई ये वाला एंजाइम, ये वाला हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ये वाला हार्मोन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और दूसरा वाला और किसी विटामिन का, वसा का, इनका डाइजेशन करेगा। सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गैस इनकम्प्लीट हो गया भाई, ये जाएगा HCl और पेप्सिनोजन को स्राव को प्रेरित करेगा। किसके पास जाएगा, जठर ग्रंथियों के पास। कौन जाएगा, गैस्ट्रीन हमारा पहला। दूसरा है सिक्रेटिन। मैंने क्या बताया था, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है तो बहिस्रावी भी ग्रंथियाँ होती है। देखो वन ऑफ द एग्जाम्पल याद कर लो, सिक्रेटिन यह बहिस्रावी है, कहाँ मिलेगी, अग्नाशय पर कार्य करेगा। ये सिक्रेटिन है, ये कहाँ काम करेगा, अग्नाशय पे काम करेगा। क्या काम करेगा, जल तथा बाइकार्बोनेट आयन के स्रावों को प्रेरित करेगा। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या करेगा, सिक्रेटिन क्या करेगा, जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करेगा, जब ज़रूरी होगा तभी करेगा। और स्राव का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉडी का कोई ना कोई पार्ट जल को और बाइकार्बोनेट आयन को अवशोषित कर रहा होगा। जैसे कैल्शियम के लिए पैराथायरॉयड था, उसी तरह इनके लिए भी ये हार्मोन है सिक्रेटिन, और ये बहिस्रावी का पार्ट है, याद रखना। नेक्स्ट, अब तीसरा कौन सा आ गया अपना, कोलिसिस्टोकाइनिन। अपन ने गैस्ट्रिन कंप्लीट कर लिया, सिक्रेटिन कंप्लीट कर लिया, अब आता है कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य करता है। अभी सिक्रेटिन तो किस पे कार्य कर रहा था, अग्नाशय पे कार्य कर रहा था। अब पित्ताशय, ये पित्तरस पे कार्य करेगा। ठीक है, मतलब कोलिसिस्टिकाइन अग्नाशय पे तो कर ही रहा है काम, पित्ताशय पे भी करेगा। अग्नाशय में ये क्या करेगा, अग्नाशयी एंजाइम को बाहर निकलवाने में मदद करेगा कि चलिए खाना आ गया है पचाओ। और पित्ताशय को क्या बोलेगा, चलिए आप पित्तरस का स्राव करो और खाना पचाओ। ठीक है भाई, कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय को बोलेगा कि जी आप अग्नाशय रस स्रावित कीजिए, खाना पचाइए। और पिताशय जी के पास जाएंगे, पिताशय के पास जाके बोलेंगे कि आप पित्तरस निकालिए और खाना पचाइए। अच्छा, GIP देखो यहाँ पे, ये चौथा GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। मतलब जितना स्राव होना चाहिए उतना ही करने देगा, बाकी बैरियर रोकेगा। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है लेकिन फिर भी कई हार्मोनों का स्राव करते हैं, इन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। मतलब कि ये ग्रंथि नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं थी ये, ना हृदय थी, ना वृक्क थी, ना जठरांत्र ये थी, बट ये हार्मोन तो निकाल रही थी, इसलिए इन्हें वृद्धि कारक भी कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि तथा उनकी मरम्मत और पुनः जनन के लिए आवश्यक है। मतलब रीग्रोथ। मतलब ये हार्मोन ग्रंथि से नहीं निकले तो क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट तो है ही, इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो ये थे कुछ ऐसे अंग जो ग्रंथि नहीं है पर ये एक तरह के हार्मोन का स्राव करती है।